welcome to the new session. So in this session we are going to discuss about the k-means clustering algorithm. So last कुछ लेक्चर से हमने क्लासिफिकेशन के रिलेटेड अल्गोरिदम्स देखे थे, उसमें रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों के रिलेटेड अल्गोरिदम देखे थे. बट बेसिकली ऑल दिस अल्गोरिदम्स आर रिलेटेड टू द we can say supervised machine learning technique. So here these algorithm is related to the unsupervised machine learning algorithm. Now we know the difference between the supervised and unsupervised machine learning algorithm. So supervised machine learning technique is nothing but we are using the label data. Now here in case of unsupervised machine learning is we are using the unlabeled data or unstructured data, we can say. So this algorithm is used for unsupervised machine learning. So here let's move towards the main point of today's session, that is k-means clustering algorithm. So इसमें कुछ पहले हम कुछ points important points डिस्कस करेंगे जो k-means से रिलेटेड होंगे. उसके बाद हम एक्चुअल वर्किंग हाउ द k-means algorithm वर्क्स उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. So let's start. So here again these are the some important point related to the k-means clustering algorithm. So here first point is the k-means clustering is an unsupervised learning algorithm. As I said कि अभी हम जो दो algorithm जो है जो डिस्कस करने वाले हैं, k-means और k nearest neighbor या फिर KNN algorithm, वो unsupervised learning से रिलेटेड है. इससे पहले हमने जो algorithm देखे थे वो सारे supervised machine learning के algorithms थे. So here again this is the unsupervised learning algorithm that is used to solve the clustering problem. तो अगर आपने फर्स्ट यूनिट में देखा होगा तो अनसुपरवाइज की केस में दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के प्रॉब्लम हम वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम फेस करते हैं. यहाँ पे एक क्लस्टरिंग होता है और एक एसोसिएशन होता है. तो यहाँ पे ये जो के मीन्स क्लस्टरिंग जो है वो क्लस्टरिंग प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, तो वो क्लस्टरिंग प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, राइट. तो द के मीन्स क्लस्टरिंग is an unsupervised learning algorithm which groups the unlabeled data set into the different clusters. मतलब जो भी unlabeled data set हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि अनसुपरवाइज है तो वहाँ पे लेबल डेटा तो नहीं होगा, अनलेबल डेटा होगा. तो जो अनलेबल डेटा है उसको वो क्लस्टर्स में फॉर्म कर देता है, मतलब ऐसे क्लस्टर्स बना देता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक होगा तो इस तरीके से वो क्लस्टर बना देगा डेटा सेट के, ठीक है. इसमें डेटा पॉइंट्स होंगे, राइट. तो इस तरीके से वो नंबर ऑफ क्लस्टर्स बना देगा, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज के डिफाइंस द नंबर ऑफ प्री डिफाइंड क्लस्टर्स. तो ये जो के है ना, ये के का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लस्टर. अभी आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम कंफ्यूजन होता है कि के मीन्स का जो के है उसका मतलब क्या होता है और के एन एन का जो के है उसका मतलब क्या होता है. तो के मीन्स में जो ये के यूज होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, राइट. सो के डिफाइंड एज द प्री डिफाइंड क्लस्टर्स दैट नीड्स टू क्रिएट इन द प्रोसेस. मतलब वो कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने हैं उसका जो वैल्यू होता है वो होता है के. सो एज इफ के इज इक्वल टू 2 देयर विल बी 2 क्लस्टर. मतलब अगर के का वैल्यू अगर हम 2 कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो डेटा सेट है अनलेबल डेटा सेट है उसमें 2 क्लस्टर्स फॉर्म होंगे, राइट. एंड इफ and if we are considering the value of k is equal to 3, there will be a 3 cluster and so on. So if we are considering k is equal to 4, so there are a 4 cluster, right. So इस तरीके से तो ये k का वैल्यू मतलब number of clusters, right. Next point is it is the centroid based algorithm where each cluster is associated with the centroid. So एक centroid based algorithm है. अभी जब हम वर्किंग देखेंगे इसका तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि सेंट्रॉइड का मतलब क्या है और सेंट्रॉइड बेस्ड अल्गोरिदम इसे क्यों कहते हैं, राइट. द मेन एम ऑफ दिस अल्गोरिदम इज टू मिनिमाइज द सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द डेटा पॉइंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग क्लस्टर्स. तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो गोल है वो ये जो सम ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द डेटा पॉइंट, जो डेटा पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसके सेंटरॉइड से वो डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए और उसके अलग अलग क्लस्टर्स का भी सेम
उसी तरीके से होना चाहिए, तो वो इसका मेन एम है, ताकि आपके जो क्लस्टर्स फॉर्म हो वो अच्छी तरीके से क्लस्टर्स फॉर्म हो, और जो डेटा पॉइंट्स हो वो अब उस तरीके से वो मतलब जो हर एक क्लस्टर्स में जो रिलेटेड को रिलेटेड डेटा पॉइंट हो वो उस क्लस्टर्स के हिसाब से वो उसमें वो फॉर्म हो, इस तरीके से है वो। जब हम एक्चुअल वर्किंग देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द algorithm takes the unlabeled data set as an input, divide this data set into k number of clusters, and repeat the procedure until it does not find a best cluster, right? The value of k should be predetermined in this algorithm. So ये k का वैल्यू है ना, ये हम पहले से ही यूज कर लेते हैं कि हमें k का वैल्यू कितना लेना है। वो कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए भी एक टेक्निक है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। So basically this K means clustering algorithm. It is an iterative algorithm that divides the unlabeled data set into K different clusters in such a way that each database belongs to only one group that has similar property. तो ये जो हमने अभी देखा ना कि ये जो डिस्टेंस मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, तो ये वही है कि उस तरीके से वो उसे सेपरेट करता है कि वो जो सारे सिमिलर रिलेटेड जो डेटा पॉइंट और सिमिलर प्रॉपर्टीज जिस डेटा पॉइंट की वो सारे एक क्लस्टर में आ जाए, ठीक है। तो ये इटरेटिव है, ये नंबर ऑफ इटरेशन होके ये फिर फाइनली क्लस्टर्स बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट दिस इज द वी कैन से डायग्राम of k means clustering. So you can see these are the some unlabeled data points are there, and after applying the k means clustering we can prepare this kind of cluster here. So this is cluster number 1, this is cluster number 2, this is cluster number 3. So here the value of k is equal to 3, ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेते। तो यहाँ पे अगर आप इस डेटा सेट के ऊपर k मीन्स अल्गोरिदम अगर यूज करोगे तो यहाँ पे 3 क्लस्टर्स फॉर्म होंगे। अब ये जो तीनों क्लस्टर्स जो होंगे ना, इसमें जो सारे पॉइंट्स होंगे ना वो सिमिलर पॉइंट होंगे, मतलब ये जो सारे ग्रीन पॉइंट्स हैं तो इसकी सिमिलर जो पॉइंट्स होंगे वो एक क्लस्टर में आ जाएंगे। ये जो ब्लू पॉइंट्स है, ये जो सिमिलर पॉइंट्स होंगे वो एक क्लस्टर में आ जाएंगे, और जो ब्लैक पॉइंट्स है वो एक क्लस्टर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये सिमिलर जिसकी प्रॉपर्टीज है वो सारे डेटा पॉइंट को एक क्लस्टर में कर देता है, मतलब एक ग्रुप में उनको वो मिला देता है। इस तरीके से क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो हियर सी दीज आर द सम स्टेप्स यूज्ड, or we can say by using these steps, by following this step we can apply the k means algorithm. So here we can prepare the cluster by using this algorithm. So first is select the number k to decide the number of clusters. तो सबसे पहले हम k का जो नंबर है वो सिलेक्ट करते हैं 2, 3, 4। अभी ये k नंबर सेलेक्ट करने की भी एक टेक्निक है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्टेप इज सिलेक्ट द रैंडम के पॉइंट्स और सेंटरॉइड। हम डेटा सेट में से कोई भी एक रैंडम पॉइंट एज अ सेंटरॉइड सिलेक्ट करते हैं। सो इट कैन बी अदर फ्रॉम द इनपुट डेटा सेट, तो ये डेटा सेट में से भी कोई एक पॉइंट हो सकता है या ये कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो वो सेंटरॉइड हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में असाइन ईच डेटा पॉइंट टू देयर क्लोजेस्ट सेंटरॉइड विच विल फॉर्म अ प्री डिफाइंड क्लस्टर। तो जो सेंट्रॉइड हमने फॉर्म कर लिया है ना, उस सेंट्रॉइड के जो क्लोजेस्ट पॉइंट होते हैं ना, वो क्लोजेस्ट पॉइंट से को मेजरमेंट करके, उसका डिस्टेंस मेजरमेंट करके हम एक क्लस्टर्स बना देते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द वेरिएंस एंड प्लेस अ न्यू सेंट्रॉइड फॉर ईच क्लस्टर। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ सेंट्रॉइड बनाते जाएंगे, और जो क्लस्टर्स है वो अलग अलग, मतलब जो सारे सिमिलर डेटा पॉइंट्स है वो एक क्लस्टर में धीरे धीरे आते जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ इटरेशन हम जब करेंगे ना, तब ये पूरा का पूरा जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स है वो सेपरेट होंगे, और उसके प्रॉपर जितने हमने के का वैल्यू दिया उतने क्लस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है, अभी मैं डिटेल में थोड़ा जाता हूँ तो आपको वो समझ में आ जाएगा। सो हियर यू कैन सी सपोज वी हैव अ 2 वेरिएबल a1 एंड a2। एक हमारे पास डेटा सेट है, उसमें 2 वेरिएबल है, a1 है और a2 है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज लेट्स टेक हियर k ऑफ क्लस्टर दैट इज k इज इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो 2 कंसिडर किया।
to identify the data set and to put them into different clusters. तो यहाँ पे दो है, तो इसका मतलब जो A1 से रिलेटेड जो डेटा पॉइंट्स है वो एक क्लस्टर में आने चाहिए, और A2 से रिलेटेड जो सिमिलर डेटा पॉइंट है वो एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए k का वैल्यू 2 है, राइट। So it means here we will try to group this data set into a two different clusters, right? So ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, तो इस तरीके से इसका स्कैटर प्लॉट अगर बनेगा तो इस तरीके से ये दिखेगा। अभी इनके हमें क्लस्टर्स बनाने हैं, तो यहाँ पे वी नीड टू चूज सम रैंडम के और सेंट्रोइड फ्रॉम द क्लस्टर्स। तो यहाँ पे ये जो डेटा पॉइंट्स है, यहाँ पे हमने ये दो सेंट्रोइड रैंडमली सिलेक्ट किए। जैसे ये एक ग्रीन आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, ये एक सेंट्रोइड है, राइट, और ये जो एक ऑरेंज पॉइंट दिख रहा है ये एक सेंट्रोइड है, ठीक है। तो ऐसे दो हमने सेंट्रोइड कंसिडर कर लिया। अभी दो सेंट्रोइड क्यों कंसिडर किया, क्योंकि के का वैल्यू हमारे पास 2 है, राइट। तो ये सेंट्रोइड के आसपास जितने पॉइंट्स होंगे ना वो सारे एक क्लस्टर में आएंगे, और ये जो ब्लू सेंट्रोइड है उसके आसपास जो पॉइंट होंगे वो एक क्लस्टर में आएंगे, ठीक है। तो अभी ये जो दो सेंट्रोइड हमने कंसिडर कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में now we will assign each data point of the scatter plot to select the closest point of centroid. We will compute it by applying some mathematics that we have studied to calculate the distance between the 2 points. So here after specifying this centroid, what we have to do here, by using the mathematics we have to calculate the distance between these 2 points, right? तो उसके बाद तो सो वी विल ड्रॉ द मीडियन बिटवीन द बोथ सेंट्रोइड। सो यहाँ का इसका जो डिस्टेंस अगर हमने ड्रॉ कर लिया या फिर मेजरमेंट कर लिया, तो ये डिस्टेंस का हम मीडियन निकाल के एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो ड्रॉ की हुई लाइन है ना, ये इस सेंट्रोइड को, ये जो डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी देखो ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये जो ऑरेंज है इसके रिलेटेड ये पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये जो प्रोसेस है ना ये रिपीट होती रहती है, मतलब नंबर ऑफ इटरेशन उसमें होते रहते हैं, और उस इटरेशन में हम ये जो सेंट्रोइड जो है ना उसका पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जैसे वी नीड टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट क्लस्टर, बिकॉज हियर वी नीड टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट क्लस्टर। क्लोजेस्ट क्लस्टर इसलिए क्योंकि जो सिमिलर डेटा पॉइंट है वो एक क्लस्टर में आ जाए, ताकि हमारा सेपरेशन अच्छी तरीके से हो। सो हियर so we will repeat the process by choosing a new centroid. To choose a new centroid, we will compute the center of gravity of this centroid and we'll find the new centroid. So here we have to change the position of this centroid by calculating the center of gravity. So यहाँ पे अगर हमने ये पोजीशन चेंज कर लिया सेकेंड इटरेशन में, तो इसका पोजीशन यहाँ पे कर लिया, ये जो सेंट्रोइड होगा, और इसका पोजीशन यहाँ पे कर लिया। उसके बाद फिर से इन दोनों में से एक, इसका डिस्टेंस यहाँ से फिर से आपका एक मीडियन बनेगा, और वो इस तरीके से फिर नेक्स्ट इटरेशन में होंगे। तो आप देख सकते हो लास्ट इसमें जो डेटा पॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे मतलब सेपरेट होते जा रहे हैं। तो ये अभी ये लाइन ऐसे बन गया, तो देखो इसके जो ऑरेंज है वो डेटा पॉइंट्स आ गए, जो ब्लू है वो डेटा पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली जैसे नंबर ऑफ जो इटरेशंस है वो जब हम करते जाएंगे ना, अभी देखो यहाँ पे जैसे ये जो सेंट्रोइड है उसका पोजीशन चेंज कर लिया, यहाँ पे आ गया, ये चेंज कर लिया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर से इन दोनों का डिस्टेंस लिया, मीडियन लिया, और एक स्ट्रेट लाइन बना दी, राइट। नाउ हियर यू कैन सी जो ऑरेंज के रिलेटेड सारे जो ऑरेंज पॉइंट्स है ना वो अभी एक साइड में आ गए, यहाँ पे हम देख सकते हैं, और जो ब्लू पॉइंट्स है ना वो एक साइड में आ गए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आपके जो दो क्लस्टर्स है ना वो बन गए हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ ये ऑरेंज साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई ब्लू पॉइंट नहीं दिख रहा है, और आप अगर ये ब्लू साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई ऑरेंज पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका ये जो ये जो के मीन्स क्लस्टरिंग जो एल्गोरिदम है वो क्लस्टर्स बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस डिस्टेंस के लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस का जो टेक्निक है वो यूज़ करते हैं।
उसका जब हम के नियरेस्ट नेबर देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस किसे कहते हैं, या फिर वो टेक्निक क्या है. If you have to calculate the distance between these 2 points, you have to use the Euclidean distance or Manhattan distance, right? So there are no dissimilar data points on either side of the line, which means our model is formed. तो इस तरीके से आपका पूरा मॉडल फाइनली फॉर्म होता है. तो ये इस तरीके से आपका पूरा जो के मीन्स क्लस्टरिंग जो अल्गोरिदम है वो वर्क करता है. तो हम जो डेटा पॉइंट्स हैं वो सेपरेट करने की कोशिश करते हैं और उनके क्लस्टर्स बना देते हैं, जो कि सिमिलर कैटेगरी से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स होंगे उनका एक क्लस्टर्स बनता है. ठीक है. अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि मतलब इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई यार ये के का वैल्यू कैसे चूज करना है. अभी 2 ही क्यों चूज किया मैंने, 3 क्यों नहीं सिलेक्ट किया. तो इसके लिए एक टेक्निक है, उसे हम कहते हैं एल्बो टेक्निक. ठीक है. तो एल्बो टेक्निक अगर आपको समझना है तो यहाँ पे पहले ये समझना पड़ेगा हाउ टू चूज द वैल्यू ऑफ के नंबर ऑफ क्लस्टर्स. के का वैल्यू 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ये हमें कैसे डिसाइड करना है. तो उसके लिए एक टेक्निक है एल्बो. और जो एल्बो टेक्निक है वो किस पे वर्क करती है. सो द एल्बो मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज टू फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स. This method uses the concept of WCSS, right? So WCSS means within cluster sum of square. तो यहाँ पे बेसिकली हम सम ऑफ स्क्वायर एरर करते हैं जो कि हर एक क्लस्टर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, और जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर एरर के अकॉर्डिंग उसको हम कैलकुलेट करके फिर नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिसाइड होते हैं. वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं. So WCSS stands for within cluster sum of square, which define the total variation within the clusters. So clusters में जो variation है वो define करता है. तो formula to calculate the value of WCSS for 3 cluster is given below. तो अगर हमने 3 clusters अगर बोले हैं या फिर हमारा k का वैल्यू अगर 3 आया है तो उसके लिए फॉर्मूला है ये WCSS, दैट मीन्स विद इन द क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर. यहाँ पे ये जो हो गया ये क्लस्टर फर्स्ट के लिए उसका सम ऑफ स्क्वायर एरर हो गया, प्लस क्लस्टर सेकंड के लिए उसका सम ऑफ स्क्वायर एरर हो गया, और यहाँ पे क्लस्टर 3 के लिए हो गया. और ये तीनों का टोटल मिला के हम एक जो स्क्वायर एरर है वो हमें मिलता है और वो हम कंपेयर करते हैं. So to measure the distance between the data points and centroid, we can use any method such as a Euclidean distance and Manhattan distance की जो मैंने आपको अभी बोला था. ठीक है. या तो यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करते हैं या तो मैनहट्टन डिस्टेंस यूज करते हैं. ठीक है. अभी ये एल्बो मेथड कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं पहले. सो हियर यू कैन सी राइट हाउ टू चूज द वैल्यू ऑफ के एल्बो मेथड. अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया कि जैसे मान लो ये कुछ है हमारे पास, ये है इस तरीके से. सपोज हमने कंसिडर किया शुरू में कि के का वैल्यू होगा 2, राइट. ये अज्यूम किया हमने. फिर अगर हमने अज्यूम किया तो हम जो प्रोसेस हमने देखा कि हमने एक सेंटरोइड डिसाइड किया था. ये फॉर एग्जांपल एक सेंटरोइड है और इसको मैं अगर मतलब कलर से बनाऊं तो ये एक दूसरा क्लस्टर है तो उसका वो सेंटरोइड है. तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो इसके होंगे. ठीक है. और कुछ ये पॉइंट्स होंगे जो ये रेड से रिलेटेड होंगे. ये एक क्लस्टर होगा. ठीक है. ये एक क्लस्टर हो गया और ये दूसरा क्लस्टर हो गया. अभी ये दोनों क्लस्टर के लिए हमें उसका सम ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा. अभी सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं. ये जो सेंट्रॉइड है उससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उससे इसका डिस्टेंस, ये डेटा पॉइंट का डिस्टेंस, ये डेटा पॉइंट का डिस्टेंस, ये सारे डेटा पॉइंट का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड. सिमिलरली फॉर दिस क्लस्टर. ठीक है. और इन सारों का टोटल करके उसका स्क्वायर एरर जो स्क्वायर करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा. और फिर इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो हमें पूरा सम ऑफ स्क्वायर एरर मिल जाएगा, राइट. विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर एरर. तो वो जो वैल्यू आएगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे आएगा आपका WSS एरर. तो जैसे मान लो आपने
2 के लिए बनाया, तो अगर 11 डेटा पॉइंट है तो 11वें नंबर पे आपका एक डेटा पॉइंट, एक सिंगल क्लस्टर, आप इस तरीके से भी उसको बोल सकते हो। तो आप वो स्क्वायर एरर कैलकुलेट करते जाओगे, और जहाँ पे आपका स्क्वायर एरर का वैल्यू एकदम से हाई चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपने हमें कैलकुलेट किया वो यहाँ से जो सम ऑफ स्क्वायर एरर है वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ से एकदम जंप कर लिया ऊपर, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एल्बो जो है, इस तरीके से आप ये देख सकते हो हमारा एल्बो होता है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम चूज करते हैं एज अ बेस्ट नंबर ऑफ के। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। इस तरीके से हम ये के की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। Here we can say that the elbow method uses the sum of square distance to choose an ideal value of k based on the distance between the data points and their assigned clusters, right? तो इस तरीके से एल्बो मेथड वर्क होता है। जहाँ पे भी आपको दिखेगा कि सडन जंप आ गया आपके एरर में, के क्लस्टर्स के एरर में, तो वहाँ से जो जहाँ से जंप आया वो डेटा पॉइंट जो होगा, वो जो वैल्यू होगा वो आपका के का वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर के का वैल्यू 4 आ गया, तो आप जब भी क्लस्टरिंग करोगे तो आप के का वैल्यू 4 कंसिडर करोगे, मतलब उस डेटा सेट में 4 क्लस्टर्स बनेंगे, राइट। सो इस तरीके से आपका ये एल्बो टेक्निक वर्क होता है। और इसी तरीके से आपका जो के मींस क्लस्टरिंग, जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है, वो जो एल्गोरिदम है वो वर्क करता है, और जो अनलेबल या फिर अनस्ट्रक्चर जो डेटा है उसको क्लस्टराइज करने में हेल्प होती है, ठीक है। सो आई होप ये जो एल्गोरिदम है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ